जिस परिवार को ऑक्सीजन की जरूरत थी और नहीं मिली, वो भूलेगा नहीं। जिसको बेड की जरूरत थी, नहीं मिला, वो भूलेगा नहीं। जिसको वेंटिलेटर की जरूरत थी, नहीं मिले, वो भूलेगा नहीं। जब उनको लगता है कि हमें ये चुनाव जीतना है, तो पूरी प्लानिंग करते हैं। अपने हर मंत्री को कहा कि आप बंगाल में हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर बैठिए और वहां देखिए चुनाव कैसे जीतना है। अब इन्होंने किसी मंत्री को कहा कि जाकर डिस्ट्रिक्ट में बैठो। प्रधानमंत्री जी तो बोले ही नहीं, वो तो मौन है, मन की बात ही नहीं करते इस बारे में। नमस्कार, आपके लिए एक बेहद खास बातचीत हम लेकर के आ रहे हैं श्री कपिल सिब्बल के साथ, जो बड़े वकील तो हैं ही, उसके अलावा पूर्व कानून मंत्री हैं, पूर्व साइंस टेक्नोलॉजी मंत्री हैं, एचआरडी मंत्री हैं और पब्लिक अफेयर्स पर जम करके बोलते हैं। सिब्बल साहब, आज मैंने आपका लेख पढ़ा जिसमें एक लाइन है कि बड़बोले लोग इतने चुप क्यों हैं। तो इसको मैं समझना चाहता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। वैक्सीन के बारे में आपने लेख लिखा है। देखिए, देश बड़े संकट में है। आज के दिन संकट में है इसलिए कि हमारे को लगभग 90 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की जरूरत है और आज के दिन हमारे पास वैक्सीन है ही नहीं। मतलब कि अभी तक केवल 3% 90 करोड़ में से लोगों में से 3% कंप्लीटली वैक्सीनेट हुए हैं, जिनको 2 डोजेस शॉट्स मिले। अब आप समझिए कि इसका जो इफेक्ट है वो क्या होने वाला है, क्योंकि आज हमारे पास वैक्सीन नहीं है। जब तक वैक्सीन आएंगी तो वो इस साल के आखिर तक आएंगी। इस बीच में जिनको वैक्सीन नहीं लगा वो महामारी के शिकार हो जाएंगे। उनको बचाएगा कौन? और इस स्थिति में अगर हमारे प्रधानमंत्री जी चुप रहते हैं और जनता को असलियत नहीं बताते, क्योंकि तैयारी तो की नहीं इन लोगों ने, तो ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति है। क्योंकि जो पहली बार जो इन्होंने सोचा कि हमें कुछ ऑर्डर करना चाहिए वैक्सीन का, क्योंकि सेकेंड वेव आ सकता है। आपको याद होगा कि इंसेकॉग है एक वैज्ञानिक की ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने मार्च में ही कहा था कि दूसरा वेरिएंट आने वाला है, सेकेंड वेव आने वाली है, और इनकी पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने नवंबर में ये बात कही थी। तो इन्होंने पहला ऑर्डर तो जनवरी में दिया, और जब इनको लगा कि सेकेंड वेव आ रही है तो दूसरा ऑर्डर इन्होंने अप्रैल में दिया जी। तो इनको लगभग जो टोटल वैक्सीन इनके पास जो कैपेसिटी है, जो हर महीने की कैपेसिटी, वो लगभग 160 और लगभग 270 मिलियन है। उसमें से 66 मिलियन तो एक्सपोर्ट कर चुके हैं, और सीरम इंस्टीट्यूट के पास पैसा नहीं है। वो पैसा कह रहे हैं हम अगस्त में देंगे। अगस्त में पैसा देंगे, कब वो शुरुआत करेगा अपना प्रोडक्शन का, कब खत्म होगा, तब तक तो लोग महामारी के शिकार हो जाएंगे। तो माना कि सेकेंड सर्ज की तैयारी नहीं हुई और पहले ही विक्ट्री का अनाउंसमेंट कर दिया, लेकिन अब जब ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि समस्या है, तो जिस प्रकार से नया प्लान बनाया, नई वैक्सीन पॉलिसी बनाई कि केंद्र आधा, राज्य उसके बाद, और प्राइवेट सेक्टर, अलग अलग प्राइसिंग लेवल, अलग अलग प्रोक्योरमेंट के तरीके, लेकिन कोविन सेंट्रलाइज्ड, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, पहली बात तो यह है कि आप दुनिया में कहीं देख लो, वैक्सीन फ्री दी जाती है हर कंट्री में। यहां हम चार्ज कर रहे हैं, क्यों? दूसरी बात, ये सब सेंट्रलाइज्ड रहता है, फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, उनकी जिम्मेदारी रहती है। यहां क्योंकि इनको मालूम है कि केंद्र की सरकार कुछ कर नहीं पाएगी, तो जिम्मेदारी इनके ऊपर आएगी। तो उन्होंने कहा कि आप प्रदेशों को कहा कि आप लीजिए, और जहां जो फाइजर है, मॉडर्ना है, जॉनसन एंड जॉनसन है, वो कहते हैं कि साहब हम तो आपसे डील नहीं करेंगे, हम तो केवल केंद्र सरकार से डील करेंगे। फिर जो प्राइसिंग है वो कैसे कोई तय करेगा? क्योंकि अगर प्रदेश नेगोशिएट करेगा, हर राज्य नेगोशिएट करेगा, तो अलग प्राइस होगी, तो आपस में कंपीट करेगा। प्राइवेट सेक्टर कहां से लेगा? तो ये सारी चीजें हैं, ये कंप्लीट मिसमैनेजमेंट हुई है। जिस तरह की मैंने कहा, हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसी मिसमैनेजमेंट हुई ही नहीं। ये देखिए, ये राजनीति की मैनेजमेंट को जानते हैं। देश
को कैसे मैनेज करना है वो नहीं जानते। अब एक चीज और आपने जो कही है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है आपका, दिस इज बॉर्डरिंग ऑन द क्रिमिनल नेग्लिजेंस, और आपकी आशा ये है कि मी कल्पा कह दीजिए कि हाँ मेरी गलती हो गई, मेरे से गुनाह हो गया। आप वेटरन पॉलिटिशियन हैं, ये जो हुकूमत है ये गलती नहीं मानती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, गलती नहीं मानती और इसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप गलती नहीं मानोगे, देखिए दुनिया के विज्ञान के इतिहास में आप देखिए कि जो भी वैक्सीन्स आई हैं, जो भी सॉल्यूशंस आए हैं हेल्थ सेक्टर में, वो फेलियर के आधार पे आए। एक साइंटिफिक डिस्कवरी जब फेल हो जाती है तो फिर दूसरा साइंटिस्ट उसको लेकर आगे बढ़ता है, ठीक है ना, चाहे पेनिसिलिन की डिस्कवरी हो, किसी चीज की भी डिस्कवरी हो। तो जब तक आप अपनी गलती नहीं मानोगे, सुधार कभी हो ही नहीं सकता। तो अगर आपने जाकर दावोस में कह दिया, अपनी पीठ थपथपा दी और कहा देखो हिंदुस्तान का एक उदाहरण देखिए, हम ये एक ऐसा देश है जिन्होंने महामारी का इस तरह से सामना किया कि महामारी है ही नहीं, हाँ, उस समय तो आपने वहां दावोस में जाकर कह दिया। और आज के दिन क्या है कि दुनिया कहती है कि जिस तरह से हिंदुस्तान ने कोविड-19 का सामना किया, वो उदाहरण कभी विश्व का कोई भी देश को पालन नहीं कर, उस उदाहरण को नहीं लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो अब ये बताएं कि अभी जो स्थितियां हैं, और उसमें सरकार का ये अनुमान है, बल्कि क्लेम है, सरकार के लोग कह रहे हैं कि 200 करोड़ वैक्सीन की अवेलेबिलिटी और प्रोडक्शन हो जाएगा इस साल के अंत तक, और ज्यादातर लोगों को हम ये वैक्सीन दे देंगे। इस प्लान पे भरोसा क्यों नहीं किया जाए? नहीं, देखिए हम भरोसा करते हैं, अगर साल के आखिर तक होगा तो इस बीच क्या होगा? 2 बिलियन डोसेज वो कह रहे हैं कि आखिर में मिलेंगी, हमें दिसंबर 2021 तक मिलेंगी। अभी तो हम मई में है ना, तो कब मिलेंगी? वैक्सीनेशन कैसे होगा? उसका प्रोक्योरमेंट कौन करेगा? एक तो प्रोक्योरमेंट की प्रॉब्लम है, दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है। डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा? प्रोक्योरमेंट का पैसा कौन देगा? सरकार, राज्य सरकारों के पास पैसा है, केंद्र सरकार कहती है हमारे पास भी पैसा नहीं है। सॉरी, हाँ, उनके पास भी पैसा नहीं है, और वो कहते हैं पहली बात तो पैसा नहीं है, दूसरी बात मॉडर्ना और बाकी लोग कह रहे हैं कि हम आपसे डील ही नहीं करेंगे, फाइजर कह रहा है हम तो केंद्र सरकार को देंगे। अच्छा, दूसरी बात एक और आपको बताऊं, सारे जो देश थे जहां भी महामारी हुई, जहां भी कोविड-19 आया और संकट में हुए, तो मिड टू 2020 में, मतलब कि 2020 के बीच में उन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिए वैक्सीन के, इन कंपनीज के। तो जब ऑर्डर प्लेस किए तो समझ लीजिए अगर किसी की जो संख्या है 100 मिलियन लोग हैं, तो उन्होंने 200 मिलियन की वैक्सीन ऑर्डर किए। तो आज के दिन सब देशों के साथ सरप्लस वैक्सीन है, और हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने सब सोचा ही नहीं। इन्होंने ऑर्डर तो पहली बार अप्रैल 28 को किया 2021 में वैक्सीन का। तो अगर ये कहते हैं कि हमें 2 बिलियन डोसेज इन्होंने जनवरी में कर दिया था, वो तो थोड़ा सा 160 मिलियन का। अरे भाई 900 मिलियन के लोग हैं हमारे, तो 160 मिलियन का वैक्सीन का ऑर्डर जब किया जी, हाँ, उसका तो कोई मायना नहीं रखता ना। एक बात बताएं सर, वैक्सीन के बारे में सरकार ने खुद ही कहा था कि आत्मनिर्भरता के तहत हमारे लोग बनाएंगे, हम वैक्सीन के मैन्युफैक्चरर और सप्लायर हैं पूरी दुनिया के लिए। फिर इसका प्रोडक्शन, सप्लाई और प्रोक्योरमेंट का हिसाब, तीन कोर चीजें हैं, वो हुआ क्यों नहीं? ये बात अभी भी हमको समझ में नहीं आ रही है। मैं आपको बताता हूं, इसलिए नहीं हुआ कि दोनों जो कंपनीज हैं जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं वो तो प्राइवेट सेक्टर की हैं, वो तो प्राइवेट सेक्टर की है ना। सीरम इंस्टीट्यूट कौन है? सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो तो अपने बेसिस पे ऑक्सफोर्ड के साथ तय करके उन्होंने प्रोडक्शन शुरू की। पर सीरम इंस्टीट्यूट के पास पैसा कितना है? इसलिए तो कह रहे थे कि जब तक आप हमें पैसा नहीं दोगे तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो अब इन्होंने कहा कि हम आपको अगस्त में पैसा देंगे। अब अगस्त में पैसा देंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो फिर साल के पहले तो आएगा नहीं, साल के पहले आएगा नहीं। एक बात और बताएं, ये ग्लोबल टेंडर की बात हुई, राज्य सरकारें, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ने टेंडर मांगे, बिड मांगे, जिसमें कि सेलर्स मार्केट है, तो बहुत ज्यादा बिड्स आई नहीं शुरू में। अब जो आई है उनका कहना है कि हम राज्यों से बात नहीं करेंगे, केंद्र से बात करेंगे, क्योंकि उनको इंडेमनिटी चाहिए।
ये इसको कैसे रिजॉल्व करें? नेचुरली के सॉवरेन इंडेमनिटी चाहिए ना, सॉवरेन कंफर्ट चाहिए ना। तो जब तक वो सॉवरेन कंफर्ट फेडरल सरकार और केंद्र सरकार से नहीं मिलेगा तो आगे नहीं बढ़ेंगे वो। तो इनका तो कोई इनका प्लान ही नहीं था, ना है ना था। आज के दिन इनका कोई प्लान नहीं है, इसीलिए प्रधानमंत्री चुप हैं। देखिए, जहां तक, देखिए मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत आदर करता हूँ, बहुत एडमायरर भी हूँ, इसलिए कि जब उनको लगता है कि हमें ये चुनाव जीतना है तो पूरी प्लानिंग करते हैं, पूरी प्लानिंग, चाहे वो पश्चिम बंगाल का हो, चाहे वो किसी भी प्रदेश का चुनाव हो। और आपको याद है कि इन्होंने क्या कहा था, अपने हर मंत्री को कहा कि आप बंगाल में हर डिस्ट्रिक्ट में जाके बैठिए और वहां देखिए चुनाव कैसे जीतना है, ठीक है ना। तो चुनाव जीतना तो मतलब कि पूरा जोर लगा देती है, मतलब कि इलेक्शन कमीशन भी साथ, सीबीआई भी साथ, सब लोग इनके साथ रहते हैं चुनाव जीतने के लिए। अभी जब ये सबसे बड़ा संकट हिंदुस्तान के सामने, मेरे ख्याल हिंदुस्तान के इतिहास में हेल्थ सेक्टर के संदर्भ में ऐसा संकट कभी हिंदुस्तान नहीं आया। अब इन्होंने किसी मंत्री को कहा कि जाकर डिस्ट्रिक्ट में बैठो और पता करो कि आम आदमी की जरूरत क्या है। इनके मंत्री एक दिन भी डिस्ट्रिक्ट में गए? प्रधानमंत्री जी एरियल सर्वे तो कर सकते हैं। विश्व के जो भी प्रेसिडेंट रहे, प्राइम मिनिस्टर रहे, वो अस्पताल तक गए, मरीज को देखने के लिए गए। और प्रधानमंत्री जी अपने रेजिडेंस बनाने में लगे हुए हैं कि 2022 से हमारा रेजिडेंस सेंट्रल विस्टा जरूर तैयार होना चाहिए। तो इनकी जो सोच है वो एक अलग किस्म की सोच है। इस पर मेरा सवाल है, अब पीक आउट हो चुका है, केसेस नंबर नीचे आएंगे, डेथ का नंबर नीचे आएगा, फिर कहेंगे कि हमने विजय प्राप्त कर ली और आगे क्लेम ये हो जाएगा कि बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया। तो जो परसेप्शन मैनेजमेंट का काम है उसमें मुझे कोई दिक्कत नजर आती नहीं। मुझे तो बहुत आती है, क्योंकि ये ऐसा कोविड-19 है जिसने मौत ने हर घर के दरवाजे को खटखटाया। और जब मौत किसी घर के दरवाजे को खटखटाती है तो वो भूलता नहीं, वो परिवार कभी भूलेगा नहीं। जिस परिवार को ऑक्सीजन की जरूरत थी और नहीं मिली, वो भूलेगा नहीं। जिसको बेड की जरूरत थी, नहीं मिला, वो भूलेगा नहीं। जिसको वेंटिलेटर की जरूरत थी, नहीं मिले, वो भूलेगा नहीं। ये कोई भूलने वाली चीज नहीं है। आप आज शहरों की बात कर रहे हो, आप देहात में जाकर देखिए। मैं अभी पीछे उत्तराखंड में था, उत्तराखंड से मैं आया हूं, वहां लोगों को पता ही नहीं ये बीमारी है क्या। उनको यही नहीं पता कि हम ऑक्सीजन लेवल कैसे मेजर करें। हम अपने स्तर पे कोशिश कर रहे हैं कि उन घरों में ऑक्सीमीटर पहुंचे। इतना तो कर सकते हो आप कि घर घर एक ऑक्सीमीटर पहुंचा दो। ये तो केंद्र कर सकती है ना, ऑक्सीमीटर, पैरासिटामोल, कुछ तो पहुंचाओ। अच्छा, और जिन परिवारों के सदस्य चले गए या किसी परिवार का कोई भी सदस्य चलेगा, वहां कुछ खाने पीने का इंतजाम, राहत का इंतजाम वो तो करो। वो तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपने एमएलए को बोलो, अपने मंत्रियों को बोलो, राज्य सरकार जहां आप राज कर रहे हो वहां जाकर बोलो। तो इतना काम तो कर दो। इन्होंने तो ये भी नहीं किया कि प्रधानमंत्री जी तो बोले ही नहीं, वो तो मौन है, मन की बात ही नहीं करते इस बारे में। मन में क्या है, सोच क्या है, आगे क्या करना है, वो नहीं बोलते। जो लोग थोड़ा सा डिसइल्यूजन हुए हैं या क्रिटिक हैं, उनका एक और बड़ा पॉइंट है, उनका कहना है ये सब इसलिए हो रहा है कि विपक्ष कहाँ है, उसका कोई एड्रेस तो बताए। नहीं, विपक्ष कहाँ है, एड्रेस तक। इसमें विपक्ष और प्रतिपक्ष की बात क्या है? प्रेशर होता है ना पब्लिक की तरफ से सरकार के ऊपर। नहीं, प्रेशर तो पब्लिक की तरफ से है, पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से क्या प्रेशर होगा? अरे पब्लिक कह रही है, तराई तराई मची हुई है, पब्लिक कह रही है कि हमें राहत मिले, मुझे वैक्सीन। अभी क्या हुआ, इन्होंने अनाउंस कर दिया कि जो भी 18 साल से ज्यादा हैं, जिनकी उम्र ज्यादा है, सबको वैक्सीन मिलेगी। इस समय अनाउंस किया जब इनको मालूम था कि वैक्सीन है ही नहीं, तो इन्होंने अनाउंस क्यों किया? फिर इन्होंने कोविन एक टेक्नोलॉजी के द्वारा रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया, वो रजिस्ट्रेशन होता नहीं है, कोविन चलता नहीं है। अच्छा, और किस देहात के बच्चे के पास कोविन है या परिवार के पास कोविन की सुविधा है?
कहाँ इंटरनेट है, कहाँ मोबाइल की फैसिलिटी है। जो जानने वाले भी हैं वो भी नहीं रजिस्टर कर पाते। तो इसका मतलब क्या कर रहे हो आप कि जो जो जिन जिन लोगों के पास ये सुविधा है वो तो रजिस्टर हो जाएंगे, और जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है वो कहां से रजिस्टर करेंगे। तो ये तो एक एंटी पुअर पॉलिसी हो गई। चुनाव आयोग की भूमिका, उस पर भी मैं आपकी राय चाहता हूं। बंगाल में जिस तरीके से आखिरी सीन में कूदा चुनाव आयोग, यूपी और दूसरे राज्यों के चुनाव आने वाले हैं, उसके बरक्स आप क्या राय रखते हैं? ये दो बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये कहना चाहता हूं कि जहां तक चुनाव आयोग की बात है, चुनाव आयोग को पहले ये बताना चाहिए कि उन्होंने ये चुनाव पश्चिम बंगाल का 8 चरणों में क्यों किया, इसकी क्या वजह थी। क्या सारा पश्चिम बंगाल कोई नक्सलाइज इन्वेस्टेड एरिया है, टेररिस्ट है, सारा स्टेट इन्फेस्टेड विद टेररिज्म है? क्या आपने 8 क्यों किया? इसलिए तो साफ जाहिर है, इसलिए किया कि इनके पास वहां वर्कर तो है नहीं। तो जो बाहर से जो भी वर्कर भेजते थे, जब एक फेज खत्म होता था तो वो दूसरे फेज पे चले जाते थे। तो इनकी सुविधा के लिए किया। और अभी यूपी में चुनाव आने वाले हैं, तो हम चुनाव आयोग से पूछना चाहते हो कितने दौर का आप, कितने फेज का आप इलेक्शन करवाओगे उत्तर प्रदेश में? उसकी सारी समय रीजन बताओ, भूमिका बताओ, और ट्रांसपेरेंसी। चुनाव आयोग जिस तरह से चुनाव आयोग ने अपनी भूमिका इस संदर्भ में निभाई है, मुझे तो शर्म आती है। सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी के इंटरवेंशन का आउटकम क्या है? आउटकम ज्यादा नहीं होगा, एक परसेप्शन बनेगा कि कोर्ट हमारी निगरानी कर रही है, इनका रवैया देख रही है, प्रयास कर रही है कि किसी तरीके से गरीब आदमी, ये भी एक बड़ी बात है, ये भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। इसका रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा, ये आज भी नहीं कह सकता, क्योंकि परिणाम तो तब होगा। देखिए, मैं एक बड़ी अहम की बात आपको बताने वाला हूं। मैं समझता हूं कि ये वैक्सीन एक एसेंशियल कमोडिटी है। बिल्कुल। और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंतर्गत इसकी प्राइस भी कंट्रोल होनी चाहिए, क्योंकि ड्रग शेड्यूल में एक एसेंशियल कमोडिटी माना जाता है। तो इस ड्रग को आप एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर करो, फिर केंद्र सरकार को प्राइस को कंट्रोल करना पड़ेगा। हालांकि बाकी सारे विश्व में फ्री मिलती है, लेकिन इतना भी सरकार नहीं करना चाहती, क्योंकि उनको मालूम है कि करेंगे तो सब जिम्मेदारी इनके ऊपर आ जाएगी, और जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहते। ये राज्य सरकारों के ऊपर दोष लगाना चाहते हैं। यही इनकी मंशा है कि राज्य सरकारों के ऊपर, हमने कहा था कि राज्य सरकार ये काम करें, जब नहीं कर पाएंगे तो बोलेंगे हमारी क्या, हमने तो इनको सारी छूट दी थी। सर, एक आखिरी सवाल और, क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी टेलीकॉम का भी महकमा है उससे डील किया है, वो ये कि सरकार एक कंसल्टेशन पेपर लेके आई थी कि आईटी एक्ट में परिवर्तन करेंगे और ये जो बिग टेक कंपनीज हैं उनको रेगुलेट करेंगे, और उसके अलावा जो डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म्स हैं, कंटेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको भी रेगुलेट करेंगे। और कह दिया गया है कि अगले 15 दिन में आप बताइए कि कैसे कंप्लाई कर रहे हैं। इस पर आप क्या राय रखते हैं? जिस बारे में आपने मेरे से पूछा है, मैं व्हाट्सएप का वकील हूं और मैं इस संदर्भ में कोई टिप्पणी देना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा लगेगा कि मैं व्हाट्सएप के पक्ष में बात कर रहा हूं। ये ठीक नहीं है, लेकिन ये गंभीर मामला है। इसमें कुछ रेगुलेट करने की शुरुआत दरअसल यूपीए में आपके दौरान ही हुई थी। बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। बताइए कौन सा हमारा फैसला था जिसके आधार पे हमने मीडिया को कंट्रोल किया? आप एक उदाहरण दे दीजिए मुझे। बिग टेक से इंफॉर्मेशन मांगने का काम तो कोई भी सरकार करती है। नहीं, आपको बिल्कुल, उस समय क्या था मैं आपको बताऊं। उस समय क्या था कि जो डिजिटल मीडिया में हम देख रहे थे, तो मैंने कंपनीज को जाकर बुलाया कि इसका जो, अगर ये ऐसे आप चलाते रहे तो इससे राइट्स हो सकती है, ठीक है ना? अभी की सरकार एग्जैक्टली यही कह रही है। नहीं, सुनिए तो सही। तो आप कोई टेक्नोलॉजी इसका इस्तेमाल कर सकते हो? तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, तो हम चुप रह गए, हमने कोई आगे कदम नहीं बढ़ाया। बिल्कुल आखिरी छोटा सा जवाब, थर्ड वेव भी आ सकती है और सिनेरियो पेंटिंग हमेशा वर्स्ट केस की जाती है। भारत कितनी तैयारी कर रहा है उसकी? मुझे नहीं मालूम कि कोई तैयारी हो भी रही है कि नहीं। पहली सेकंड वेव की तो तैयारी करें। अगर सेकंड वेव की तैयारी नहीं कर रहे तो थर्ड वेव कहाँ की तैयारी करेंगे? थर्ड वेव के लिए तो आपको बच्चों के लिए वैक्सीन चाहिए,
और बच्चों के लिए वैक्सीन है, 12 साल और 18 साल बच्चों के लिए वैक्सीन है। आज के दिन अगर इन्होंने कोई ऑर्डर किया है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो सरकार को यही सलाह दे सकता हूं कि आप दोनों, मतलब कि आप टू ट्रैक, एक तो आप डिप्लोमेसी में टू ट्रैक करते हो, वैक्सीन में भी टू ट्रैक अपनी डिप्लोमेसी करो। पहला सेकेंड वेव का ट्रैक और दूसरा थर्ड वेव का ट्रैक। सेकेंड वेव और थर्ड वेव दोनों की तैयारी करें, जो गलती हुई इसके बाद अब उसको कम से कम ठीक करें। सर आपने बहुत अच्छे से और बहुत जज्बे के साथ समझाई ये सारी बातें, वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया।